ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन प्लेन सरफेस। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन इन प्लेन सरफेस में पहले जो 9th 10th में बेसिक बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये रे हमारे यहां पे गिर रही है और इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। बाय द वे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को देखना केवल नजरिया है। अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर मैं इस तरीके से गिराऊंगा तो रे ऑफ लाइट मेरा इस तरीके से हो जाएगा। यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो हमारा रेज होते हैं दे आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल। ठीक है, सो ये हमारा मिरर है। इसके मिरर का सामने वाला साइड जो है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पीछे वाला साइड होता है सिल्वर्ड, यानी उसके थ्रू कोई भी रे ऑफ लाइट हमारा पास नहीं कर सकता है और उस तरफ जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा वो किसी भी प्रकार का कोई हरकतें नहीं दिखाएगा। ठीक है, राइट। सो ये जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे बनाता है दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ओके। अच्छा, दो फंडामेंटल लॉ है प्लेन रिफ्लेक्शन में। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and they all lie in the same plane, that is the plane of the board here, and that is called the reflecting plane. ठीक है, और the plane of reflection. Okay, और दूसरा fundamental law है the angle of incidence will be equals to the angle of reflection, and ये जो law है that we are going to prove via Fermat's principle. Fermat ने क्या बोला था? जो लाइट जो है वो हमारा ग्रिडी है और लाइट इस तरीके से ट्रैवल करेगा जो कि उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने में मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट हो। तो सपोज करो कोई एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है c। ठीक है, अगर वो एयर या वैक्यूम है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी पॉइंट ए जो है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से h1 हाइट पर है और पॉइंट बी जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से h2 हाइट पर है। इन दोनों का जो प्रोजेक्शन पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू l। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहां पर कुछ नाम दे देता हूं। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज d एंड लेट अस टेक दिस पॉइंट एज e। जो de लेंथ है दैट इज गिवन टू बी l। लाइट को ए से बी पर पहुंचना है मिनिमम टाइम लगाते हुए और रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। हम मिनिमम पाथ तो ये है जो भाई ए से बी डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाए, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। तो प्रूफ दैट अगर रिफ्लेक्शन होना है तो मिनिमम टाइम हमारा तब लगेगा जब I इक्वल्स टू हमारा R हो। तो हम लोग कोई भी एक जनरल केस ले लिए हैं। मान लो ए से निकला हुआ रे जो है वो हमारा C पर इंसिडेंट होता है और C से फिर B पर पहुंचता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा I है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा R है। ठीक है, DC का जो लेंथ है लेट अस टेक इट एज X। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली जो हमारा CE होगा दैट विल बी L - X। सो व्हाट विल बी द लेंथ AC? We can clearly see the length AC will be under root h1 square plus x square, and जो हमारा CB आएगा CB आएगा that will be equals to under root h2 square plus L minus x का whole square, right? So what we can write? The total path traveled by light, the total path traveled by light will be equals to AB. ठीक है, so जो हमारा टोटल पाथ होगा दैट टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को मैं अगर S बोलता हूं दैट विल बी अंडर रूट
h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। एंड स्पीड ऑफ द लाइट पूरा मीडियम में c है हमारा, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल को अगर मैं t बोलता हूं तो दोस्तों t जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू s बाई c एंड दैट विल बी इक्वल्स टू h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर divided by c. Now that is the total required time to travel. And now try to understand that this is nothing but a function of x. And now ये वाला जो time है, this time need to be minimized. This time need to be minimized. Right? So obvious सी बात है, ये मिनिमाइज करने के लिए पहला जो क्राइटेरिया होना इंपॉर्टेंट है दैट इज अ dt बाई dx दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? c1 बाई c तो हमारा बाहर हो जाएगा, चलो जो भी है। अब इसका डिफरेंशिएशन में अगर ध्यान दें तो चेन रूल अप्लाई कर देते हैं, 1/2 अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x प्लस 1/2 अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स l माइनस x, फिर इसका डिफरेंशिएशन में -1 दैट नीड टू बी इक्वल्स टू 0। दैट इज व्हाट यू कैन राइट। तो चलो 1/c तो हमारा उधर 0 पे खत्म हो जाएगा, सो दिस इज गॉन। तो व्हाट वी कैन राइट इज x बाई अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर will be equals to L minus x under root h2 square plus L minus x का whole square. That is what you can write. ठीक है? And now observe, यहां पर अगर मेरा I है तो यहां पर भी मेरा I होने वाला है, और यहां अगर R है तो ये वाला एंगल भी R होने वाला है। Now clearly see from this triangle, x by under root of this is nothing but sin I. And similarly, L minus x by this is nothing but a sin R. So what we can write is sin I will be equals to sin R. So I will be equals to R. So the law of reflection is fundamentally based on the Fermat's principle, ठीक है? और based on this Fermat's principle हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे? हम बात करेंगे टू स्पेशल इंसिडेंसेस, ठीक है? टू स्पेशल इंसिडेंसेस। पहला जो है वो है नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है? नाउ व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल इंसिडेंस? सिंपल सी बात है, I इज इक्वल्स टू 0। हमारा I जो है वो हमारा 0 हो, तो दैट सिंपली मीन्स जो हमारा R होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0, यानी बोथ इंसिडेंट
and reflected rays, both incident and reflected rays are along the normal. ठीक है, both incident and reflected rays are along the normal. यानी किस तरीके का है नॉर्मल इंसिडेंस? अगर कोई रे हमारा परपेंडिकुलरली सरफेस को हिट करे तो वो बिना कोई डेविएशन में इस तरीके से निकल जाएगा। और दूसरा केस जो है वो है हमारा ग्रेजिंग इंसिडेंस। दूसरा जो स्पेशल केस है दैट इज द ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का स्पेशल केस ये है जो हमारा आई जो है वो हमारा 90 डिग्री है, यानी आर जो है वो हमारा 90 डिग्री होगा, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस में रिफ्लेक्शन होगी नहीं। यानी ध्यान दो बेसिकली क्या है, अगर मान लो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हमारा नॉर्मल है, तो व्हाट इज मीन बाय ग्रेजिंग इंसिडेंसेस, यहां पर बिल्कुल इस तरीके से रे आए, दिस इज द 90 डिग्री, और ये रे प्रैक्टिकली बिना कोई रिफ्लेक्शन में इस तरीके से हमारा बाहर निकल जाएगा। तो आई और आर दोनों जो होने वाला है वो यहां पर हमारा 90 डिग्री होने वाली है। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, वो है नेचर ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम। द नेचर ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड बीम। अगर हमारा इंसिडेंट बीम पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड बीम किस तरीके से होगा, अगर हमारा डाइवर्जिंग है तो किस तरीके से होगा, और कन्वर्जिंग है तो किस तरीके से होने वाला है। तो पहला केस जो हम करेंगे दैट इज द कन्वर्जिंग, सॉरी लेट्स फर्स्ट डू इट फॉर द सिंपल केस, पैरेलल बीम। अगर हमारा बीम पैरेलल हो तो इन दैट केस जो हमारा रिफ्लेक्टेड बीम है वो हमारा क्या प्रॉपर्टी रखेगा उसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैं पैरेलल बीम का कोई भी दो स्पेशल रे ले रहा हूं, ठीक है, वो हर रे वही सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो यहां पर ये दोनों रे आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों रे अगर आपस में पैरेलल है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमारा सेम होने वाला है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा सेम होगा तो ये दोनों बीम के लिए ही जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी तो आपस में सेम होने वाला है। तो ये अगर R है तो ये भी हमारा R है। सो दोस्तों ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर इंसिडेंट पैरेलल बीम the reflected beam is also parallel. For incident parallel beam, the reflected beam is also parallel. So that is the first consideration regarding the parallel beam. Now, दूसरा जो है वो हमारा क्या है? Let us take a diverging beam. ठीक है, और देखते हैं जो डाइवर्जिंग इंसिडेंट बीम के केस में रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो हमारा किस तरीके से बिहेव करे, क्या वो भी हमारा डाइवर्जिंग होगा या फिर क्या वो हमारा कन्वर्जिंग होने वाला है। इन सारी बातों पे एक बार के लिए हम ध्यान देते हैं।
ठीक है. So let us consider a plane surface like this. ठीक है. और इसका जो डाइवर्जिंग बीम है उसके अंदर कोई भी दो स्पेशल रे हम ले लेते हैं. चलो एक रे तो हम ले लेते हैं ये वाला जो सीधा आके गिर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सीधा ही ऊपर निकलेगा. और दूसरा जो हमारा डाइवर्जिंग बीम है उसका दूसरा एंड पॉइंट जो है वो हमारा इस तरीके से है. नाउ ट्राई टू रियलाइज यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है इन दोनों रेस के बीच में वो है थीटा. नाउ वी कैन क्लियरली सी जो ये दोनों इंसिडेंट रे जैसा कि हमारा डाइवर्जिंग है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों भी तो हमारा डाइवर्जिंग है. तो फॉर डाइवर्जिंग इंसिडेंट बीम, reflected beam is also diverging. अगर इंसिडेंट बीम हमारा डाइवर्जिंग है तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड बीम होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डाइवर्जिंग. नाउ द क्वेश्चन इज क्या पहले से कम डाइवर्जिंग है, पहले से ज्यादा डाइवर्जिंग है, या उतना ही डाइवर्जिंग अभी भी है. ठीक है. सो वी कैन सिंपली सी दैट द थीटा इज द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस एज वी कैन सी हियर. तो एक काम करते हैं यहां पर, नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, and both will be equal. So if that is theta, this is also theta. So to check the divergence, we have to produce it in the backward direction like this. Now we can clearly see if this is theta, then this is theta. And if this is theta, this is also theta. So we can clearly see that the angle of divergence remains same. यानी जितना एंगल से हमारा बीम डाइवर्ज कर रहा था, जितने एक्सटेंट से जो हमारा रिफ्लेक्टेड बीम है वो एग्जैक्टली सेम एक्सटेंट पर ही हमारा डाइवर्ज करने वाली है. एंड नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड केस, दैट इज द कन्वर्जिंग बीम. सो नाउ व्हाट इज द कन्वर्जिंग बीम डज? So this is the converging beam. Okay. So let's draw a converging beam. The converging beam we have seen it is the case of the like virtual object. So this is the reflecting surface. And now let us take two very special rays within that beam. Okay. So one ray is simple like this. That is incident in this way. And another beam is like this, a beam or ray is like this, and they tend to converge at this particular point. ठीक है. So this angle of convergence is say theta. Now what will happen is after reflection this ray will go straight and this ray will go like this, and the rays will actually converge, and the rays will actually converge. So we can clearly see if this is theta, so this is theta, and this angle is also theta, so this angle is also theta. So what I can say, for converging incident beam, for the converging incident beam, reflected beam is also
converging. The reflected beam is also converging. And यहां पर साथ ही साथ मैं और एक चीज भी बोल सकता हूं, जो हमारा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस remains same. The angle of convergence remains same. दोनों थीटा से अगर पहले कन्वर्ज कर रहा था तो वहां पर भी थीटा से ही कन्वर्ज करेगा, यानी प्लेन रिफ्लेक्शन does not alter nature of beam. The plane reflection does not alter the nature of the beam. That we can see. ठीक है, और क्योंकि थीटा भी नहीं बदलता है तो एक स्पेशल टर्म में यूज कर रहा हूं जिसके यहां पर कोई एज सच मतलब नहीं है. जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे पावर ऑफ प्लेन मिरर. पावर ऑफ प्लेन मिरर is said to be equals to 0. यानी प्लेन मिरर इज कंप्लीटली पावरलेस. जितने से कोई रे कन्वर्ज करना चाहेगा उतने से कन्वर्ज करेगा. पैरेलल था तो पैरेलल रहेगा, और जितने से वो डाइवर्ज पहले कर रहा था रिफ्लेक्शन के बाद भी उतने से ही डाइवर्ज करने वाले हैं. तो एट दिस पॉइंट लेट अस डू द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके दोस्तों, तो अब हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म देखते हैं. तो मान लो इंसिडेंट रे के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, दैट यूनिट वेक्टर इज गिवन एज आई कैप. ठीक है, एंड जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है उसके अलोंग जो है वो है हमारा आर कैप. ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल है, दैट नॉर्मल वेक्टर इज गिवन टू बी यूनिट वेक्टर एज एन कैप. देन वी हैव टू फाइंड द आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप. अगर क्लियरली सी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीइंग द सेम, तो यहां पर जो है वो है ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है. सो एन कैप और आर कैप हमारा टेल टू टेल ज्वाइनिंग है. तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम देख सकते हैं एंगल बिटवीन आर कैप एंड एन कैप इज इक्वल्स टू थीटा, and angle between, don't do any mistake here, I cap and N cap is equals to 180 minus theta. वहां पर थीटा मत लिख देना गलती से. ठीक है, ये दिस इज अ हेड, दिस इज अ टेल, सो वी हैव टू प्रोड्यूस इट फॉरवर्ड. तो ये वाला एंगल जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा आर कैप होगा लाइज इन प्लेन ऑफ आई कैप एंड एन कैप. तो जो हम लोगों ने लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस में पढ़े थे, वहां से मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, दिस कैन बी रिटन एज अ लैम्डा 1 आई कैप plus a lambda 2 into n cap. That is what it can be written. ये बात तो मैं हमेशा लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों हमारा नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है. अकॉर्डिंग टू द लीनियर डिपेंडेंस में इतना तो डेफिनेटली लिख सकता हूं. नाउ टेक डॉट विथ रिस्पेक्ट टू n ऑन द बोथ साइड. तो मेरे पास आ जाएगा r कैप डॉट n कैप lambda 1 i cap dot n cap plus lambda 2 n cap dot n cap. Now what will be r dot n? दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 1 ही है और एंगल हमारा थीटा है. सो व्हाट आई कैन राइट इज cos थीटा. यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा? ध्यान दो, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा मेरे पास है आई कैप डॉट एन कैप. ठीक है, और आई और एन के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा. तो माइनस लैम्डा 1 कॉस थीटा
and n cap dot n cap is lambda 2. So the first thing that we can write is cos theta equals to minus lambda 1 cos theta plus lambda 2. Now where will the second relation come from? Second relation कहां से आएगा? ये वाला चीज का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा 1 होना चाहिए. तो mod of r cap that is 1, that is a mod of lambda 1 I cap plus lambda 2 n cap. Let's square the both side. तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा. So what I can write is 1 equals to lambda 1 I cap dot I cap is 1 plus lambda 2, lambda 1 square plus lambda 2 square n cap dot n cap is 1 minus 2 lambda 1 lambda 2 into cos theta. That is what you can write. So that is the second relation. तो मेरे पास यहां पर अब दो रिलेशन जो है वो हमारा आ चुका है और सिंपली अब मैं इन दोनों को सॉल्व जो है वो करने वाला हूं और मेरे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाने वाली है. ठीक है. सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो लैम्डा 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा 1 इंटू कॉस थीटा. दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2. राइट. तो लैम्डा 2 का वैल्यू अगर हमारे पास ये आ चुका है तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर. तो 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर यानी 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी माइनस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 into cos square theta. That is what you can write. So 1 equals to lambda 1 square plus 1 plus lambda 1 square plus 2 lambda 1 minus 2 lambda 1 minus 2 lambda 1 square into cos square theta. That is what you can write. ठीक है. तो मेरे पास सिंपली यहां पर ये आ जाएगी 2 lambda 1 is gone. तो 1 minus lambda 1 square is equals to 1 minus lambda 1 square into cos square theta. ठीक है. ये मेरे पास जो है वो डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगी. अच्छा ना यहां पे अब पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या है ध्यान दो. लुक पहला पॉसिबिलिटी ये है जो लैम्डा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1. ये तो हमारा एक इम्पॉसिबल सिनेरियो है बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर ऑल थीटा. ये जो हमारा थीटा होना चाहिए उसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो हमारे पास नहीं आनी चाहिए. तो एक जो पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो लैम्डा 1 स्क्वायर हमारा 1 नहीं है तो इन दैट केस वी आर गेटिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा एंड दैट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल. तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो मेरे पास है ही नहीं. सो बात ये है जो 1 माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर जो है दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 0. 1 माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 0. तो मेरे पास यहां पर पॉसिबिलिटी आ जाएगी जो लैम्डा 1 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम है. बट इफ lambda 1 equals to minus 1 we can clearly see that lambda 2 will be 0. and obviously बात है जो हमारा r cap है वो माइनस i cap होना पॉसिबिलिटी नहीं है. हाँ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक स्पेशल केस में बनेगा. पता है कब? जब हमारा थीटा 90 होगा अच्छा थीटा 0 होगा तो वहां पे r cap जो होगा वो माइनस i cap होगा. दैट इज अ जनरल केस दैट वी कैन स्पेशल केस दैट वी कैन थिंक अबाउट. बट इन जनरल लैम्डा 2 हमारा 0 जो है वो तो हो ही नहीं सकता है.
So this is again not a possibility. So what I can say is lambda 1 is definitely equals to 1. So lambda 2 will be simply written as a 2 cos theta. That is what you can write. ठीक है. And now what is a cos theta? What is cos theta? We can clearly see that cos theta can be simply written as minus I cap dot n cap. ठीक है. ओके. सो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास फाइनल आर कैप आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई लैम्डा 1 तो 1 है मेरे पास, तो आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप. दैट विल गिव मी द यूनिट वेक्टर अलोंग द आर कैप रिफ्लेक्टेड रे. So that is a vectorial form of the law of reflection. ठीक है. प्लानरिटी का इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर ही चुके हैं, वरना ये वाला चीज हम लोग लिखते ही कैसे. ठीक है, ये वाला चीज हम लोग लिखते ही कैसे, और बाकी जो है वो हम लोग यहां से साफ साफ देख सकते हैं. ठीक है. Is there any alternate way of finding it? Let's see. एक alternate method है, उसके बारे में भी देखते हैं. Now, what is the alternate way? Now, see, observe. यहां पर अगर मान लो मैं इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर बनाता हूं, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर मान लो हमारे पास ये है. दिस इज द आई कैप वेक्टर. इसका लेंथ 1 यूनिट है. अच्छा, और ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल अगर हमारा थीटा बनाता है तो उतना ही एंगल थीटा पर जब मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा तो उसका यूनिट वेक्टर अगर हमारा आर कैप होगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर जो हमारा दोनों का हॉराइजेंटल लेवल तो एग्जैक्टली सेम ही होने वाला है. ठीक है, वो लग नहीं रहा है पर है. ठीक है, हॉराइजेंटल लेवल तो ऑब्वियसली बात है सेम ही होने वाला है. लाइक दिस इज डेफिनेटली व्हाट यू कैन राइट, क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होने के कारण मैं डेफिनेटली ये चीज जो है वो तो मैं लिख ही सकता हूं. नाउ अच्छा, ये अगर मेरा आई कैप है तो मैं अगर यहां पर बनाता हूं तो ये भी मेरे पास आई कैप ही रहने वाला है. ये जो है ये भी मेरा आई कैप ही रहने वाला है. ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू रियलाइज जो ये दोनों जो है वो मेरा सेम वर्टिकल लाइन पर आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका लेंथ और इसका लेंथ हमारा इक्वल है. सो इन दोनों को मैं एक का सेम वर्टिकल लाइन पे रख सकता हूं, और ये जो हमारा डायरेक्शन है दैट इज अलोंग एन कैप. राइट. एंड नाउ ऑब्जर्व, यहां पर अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं, so this will be some lambda into n cap. This will be some lambda into n cap. ठीक है. So ये अगर हमारा lambda into n cap है, तो मैं यहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इस्तेमाल करते हुए मैं सिंपल लिख सकता हूं I cap r cap will be simply I cap plus lambda n cap. यहां पे lambda है इसका लेंथ, lambda is the length. Now, how to find the lambda? Now, we can also clearly see जो ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा बोला हूं तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा ही है. इसका लेंथ तो मेरा 1 है, तो ये वाले का लेंथ जो होगा वो है मेरा cos थीटा, और ये लेंथ अगर हमारा cos थीटा है तो ऊपर वाला लेंथ भी हमारा cos थीटा आएगा. सो द टोटल लेंथ लैम्डा
will be 2 cos theta. And now we can see थीटा जो है, cos थीटा का वैल्यू जो है वो हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस आई डॉट एन. सो लैम्डा जो आ जाएगा -2 आई कैप डॉट एन कैप. ठीक है. सो हमारे पास जो नेट आर कैप आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई कैप -2 टाइम्स I cap dot n cap into n cap. This is what we can write the reflected ray. तो हम लोग यहां पर ये चीज साफ साफ देख सकते हैं. ओके ओके दोस्तों, तो एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं. And incident ray is moving along I cap plus j cap plus k cap, and that is incident on the yz plane. So the question is find the unit vector along the reflected ray. यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है, जो वाईजेड प्लेन का कौन सा डायरेक्शन हम सिल्वर करेंगे. क्या हम लोग पॉजिटिव वाले साइड को करें या फिर नेगेटिव वाले साइड को करें. अच्छा ध्यान दो, जो हमारा इंसिडेंट रे वेक्टर है दैट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव जेड. सो ट्राई टू रियलाइज, अगर मान लो वाईजेड प्लेन तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ओरिजिन को कंटेन करता है. ये हमारा मान लो वाईजेड प्लेन है. ठीक है. कोई एक डायरेक्शन को मैं दिखा नहीं रहा हूं. और ये है मेरा एक्स एक्सिस. ठीक है. ये है मान लो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो वी हैव टू रियलाइज वन थिंग, ओरिजिन तो यहां पर है, मेरा ये जो रे है वो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड से साथ मूव कर रहा है. तो ऑब्वियस सी बात ये है, इस पर मुझे हर हाल पे ऊपर वाला डायरेक्शन पे ही सिल्वर करना पड़ेगा, अदरवाइज रिफ्लेक्ट होने का तो सवाल हमारा पैदा ही नहीं होगा. यार अगर मान लो मैं नीचे वाला सरफेस सिल्वर्ड है तो यार यहां पर इस तरीके से जाके वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा. वाईजेड प्लेन अगर हमारा मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर सिल्वरिंग जो है मुझे पॉजिटिव एक्स के साइड ही करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड पे नहीं कर सकते हो. तो इसका जो मेरा नॉर्मल वेक्टर होगा एन कैप, दैट विल बी माइनस आई कैप. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. This has to be minus I cap, not I cap. यानी रे को देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा जो कौन से वाले साइड पे सिल्वरिंग होगी. इसका मूवमेंट एक्स के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन पर है. जो हमारा मिरर है वो ओरिजिन को कंटेन करता है, तो जो आ रहा है वो तो नेगेटिव एक्स के साइड पे ही आ रहा है. तो सिल्वरिंग पॉजिटिव साइड पर होना पड़ेगा. अगर मैं नीचे की तरफ सिल्वर कर दूं दोस्तों, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, रिफ्लेक्शन का फंडा ही खत्म हो जाएगा. हम तो यहां पर कोई भी इस तरीके का हरकतें के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. ठीक है, राइट. सो एन कैप जो है वो है मेरा माइनस आई कैप. बाय द वे जो हमारा आई वेक्टर होगा वो मेरा कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड मेरा √3 है. तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3 ये मेरे पास आ जाएगा. सो व्हाट वी हैव इज आई कैप डॉट एन कैप अगर मैं करता हूं दैट विल सिंपली कम आउट टू बी -1 बाई √3. आई कैप डॉट एन कैप अगर मैं निकालूंगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू -1 बाई √3. ठीक है. तो ये -1 बाई √3 अगर हमारे पास आ चुका है तो व्हाट वी कैन से इज आर कैप इक्वल्स टू आई कैप, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप. प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला, बार बार हम डिराइव करते नहीं फिरेंगे. -2i डॉट एन, -2i डॉट एन into n cap that is a minus I cap. तो मेरे पास 3 बार माइनस जो है वो आने वाली है. तो 3 बार माइनस आने पर
it will be I cap plus J cap plus K cap by root 3 minus a 2 by root 3 into I cap. So what you can simply say is R cap equals to minus I cap plus a J cap plus a K cap by root 3. So that will be the unit vector along the reflected ray. Please understand, in the given circumstances, सिल्वरिंग किस साइड पे होगी, that we have to decide. हाँ, बहुत बार दोनों पॉसिबिलिटी बचेगी. अगर मान लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर ये इस तरफ है, मिरर जो है वो एक्सजेड प्लेन नहीं होकर एक्जेड प्लेन के पैरेलल कोई चीज दिया हुआ है, तो इन दैट केस ऊपर अगर दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी. ठीक है, तो वहां पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं. वहां पर जो हमारा आई के एन कैप है वो कहीं पर भी हो सकता है. दो पॉसिबिलिटीज है, दो आंसर आएंगे, लेकिन यहां पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी थी और वो हमें डिसाइड करना था कि ये माइनस आई कैप होगा या प्लस आई कैप होगा. दिस इज द ओनली पॉसिबल जो हमारा कॉम्प्लिकेशंस है वो है. बाकी तो काफी आसानी होते हैं. क्वेश्चंस देखेंगे कुछ कुछ, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये बातें जो हैं वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं.